हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस भारत की आर्थिक और राजनीतिक जो प्रगति है उसमें अवरोध खड़े करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी नंबर बात करेंगे कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस और उसके फंड पर जिंदा रहने वाले एनजीओ, राजनेता, इस्लामिस्ट, वामपंथी, सेक्युलर, सोशलिस्ट सभी मिलकर भारत में एक आर्थिक मंदी लाने की कुचेष्टा करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस और उसके फंड के द्वारा पोषित लोग भारत की आर्थिक और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, यानी विश्व गुरु बनने की जो इच्छा है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। और अंत में बात करेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने अभी तक क्या क्या किया है, किस तरह से जॉर्ज सोरोस भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहा है। यदि आपने देखा होगा कि 17 फरवरी 2023 के दिन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में अदानी, मोदी, लोकशाही और साथ में भारत में मुस्लिमों के ऊपर हमले और मुस्लिमों के हमले के कारण नरेंद्र मोदी के उदय को जोड़ा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आप जॉर्ज सोरोस की इस स्पीच को सुनिए। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. आपने देखा होगा कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस अपनी स्पीच में अदानी, मोदी के साथ में जोड़ रहा है, पर ये घटनाक्रम सिर्फ 17 फरवरी 2023 के दिन से शुरू नहीं हुआ है। ये घटनाक्रम बहुत लंबे टाइम से शुरू हो चुका था। यदि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी यानी मिस्टर पप्पू जब भी राजनीतिक हमले करने की शुरुआत करता है, खास करके मोदी के ऊपर, तो वो अदानी और मोदी के बारे में एक रिश्ता बनाने के लिए एक राजनीतिक स्पीच देता है और ये हमेशा उसने किया है। तो ये जॉर्ज सोरोस ने उस चीज़ को बोलकर ये बता दिया है कि जॉर्ज सोरोस ढोंगरेस, इस्लामिस्ट, कामपंथी, सोशलिस्ट, सेक्युलरों का राजनीतिक एक सहयोगी है और ये भारत में नरेंद्र मोदी, बीजेपी
हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के विरुद्ध में एक षड्यंत्र कर रहा है। अब आपको करीब की बात बताता हूँ। यदि आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर की बात है ये, राजनीतिक पप्पू भारत जोड़ो यात्रा में विराम लेने के लिए दिसंबर में विदेश चला गया था। तब बहुत सारे मीम बने थे, लोगों ने कटाक्ष किए थे कि पहली बार देखा जा रहा है कि भारत जोड़ने वाला कारीगर विदेश में छुट्टी मनाने जा रहा है। फिर वो वहाँ से वापस आता है। भारत जोड़ो यात्रा जो वास्तव में हिंदू खदेड़ो और हिंदू तोड़ो और भारत तोड़ो यात्रा में परिणमती है, क्योंकि उसके बाद में कई जगह और उसके दरमियान कई जगह पर हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं की हत्याएं हुई, हिंदुओं को धमकियां मिली। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत के कई हिंदू नेताओं को धमकियां दी गई। ये सब चलता था, पर उसने कभी नहीं बोला। तो वो जब जनवरी में इसका अंत करता है तो चुपके से 24 जनवरी को हिंडनबर्ग अदानी के विरोध में एक आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और उस आर्थिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने के बाद में हिंडनबर्ग को जो चाहिए था वो मिला और अदानी के शेयर क्रैश हो गए। उस टाइम पे अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ आ रहा था जो 20,000 करोड़ का था। एफपीओ भरा गया, पूरा सब्सक्राइब हुआ, फिर भी निवेशकों को के हित को ध्यान में रखते हुए अदानी ने वो एफपीओ रद्द किया और सारा पैसा लौटाने का वादा किया। पर अदानी ने जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, जो पक्षपाती और आपराधिक रिपोर्ट थी, उसके बारे में जो कहा वो आप इस स्पीच में सुनिए। अमेरिका के एक शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने रविवार को 413 पन्नों का एक विस्तृत जवाब जारी किया है। इस जवाब में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं और उसके विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला बताया गया है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि अमेरिकी फर्म द्वारा यह रिपोर्ट वित्तीय फायदे के लिए एक फॉल्स मार्केट तैयार करने के गुप्त मकसद से तैयार की गई। अडानी ग्रुप ने रविवार को कहा कि उसका एफपीओ बाजार में तय समय पर ही आएगा। पीटीआई से बात करते हुए अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने कहा कि अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन शेयर सेल जारी रहेगा और इस ऑफर में किसी तरह के बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस सवाल पर कि क्या शेयर की कीमतों के ऑफर प्राइस से नीचे जाने से बिक्री पर असर पड़ेगा, सीएफओ ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ उन वित्तीय निवेशकों के लिए सबसे अच्छा माध्यम है जो शेयर का बड़ा हिस्सा खरीदना चाहते हैं। हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 20% की गिरावट आई थी। जिस तरह से अडानी ने अपने बयान में ये कहा कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत इरादे से, भ्रामक तथ्यों के साथ में और भारत पर आर्थिक और राजनीतिक हमला करने के उद्देश्य से की गई है, तो इस्लामिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ढोंगरेसी, वामपंथी, कामपंथी और इन सब के चहेते लोगों ने अडानी के इस बयान का विरोध ये कहकर किया कि आपने जालसाजी की है, आपने स्कैम किया है यानी घोटाला किया है, तो उसको छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। पर उसके बाद में भी चीज़ें रुकी नहीं। उसके बाद में आता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ द मोदी क्वेश्चन बीबीसी सीरीज़ 2 पार्ट में 17 जनवरी को रिलीज़ होती है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी उसके ऊपर बैन लगा देते हैं और बैन लगने के बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, जो बीबीसी के चहेते थे। और ढोंगरेस और मुस्लिमों ने मिलकर उस बीबीसी की सीरीज़ को अनाधिकृत तरीके से जगह जगह पर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। फिर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ के बारे में सवाल नहीं किया, तो वो चलता रहा। उसके बाद में हमारे जो पप्पू हैं उन्होंने संसद में स्पीच की, अडानी मोदी
वो स्पीच में से कई शब्द और कई वाक्य सभापति के आदेश के बाद में हटाए गए। उसके बाद में आता है क्रेडिट स्विस का एक नोट कि उसने अदानी का बॉन्ड लेने से मना कर दिया है। उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि सारा का मामला ठंडा पड़ चुका है, पर नहीं, ये ऐसा नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे आंतरिक तौर पर चल रही थी और गार्जियन की कई लेख और कई सीरीज़ हैं अदानी, मोदी, बीबीसी, मुस्लिम के उसके ऊपर चलती आई और वो लेख लिखते रहे। उसके बाद में आता है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने स्पीच दी, मामला फिर से तूल पकड़ा। उसके बाद में हिंडनबर्ग ने 16 फरवरी को फिर से एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में कहा कि फोर्ब्स ने बताया है कि किस तरह से विनोद अदानी फ्रंट पर्सन है जो अदानी के कारोबार को चलाते हैं इनडायरेक्टली शेयरों के माध्यम से। तो अब यहाँ पे बात होती है कि इन लोगों को जो विदेशी ताकतें हैं, क्या सिर्फ निवेशकों के नाम पर, पारदर्शिता के नाम पर इतना हो हल्ला मचा सकती हैं? मुझे लगता है कि ये तब हो सकता है कि जब भारत की राजनीतिक पार्टियां और भारत में बैठे आपराधिक तत्व उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हों, तभी ये संभव है। बाकी लोकशाही में ये संभव नहीं है। पर कांग्रेस की जिस तरह से राजनीति चलती है, उसने सिर्फ दिखावे के लिए जॉर्ज सोरोस की स्पीच का विरोध किया है, पर वो राजनीतिक है, वो ढोंग है। पर अंदर से देखा जाए तो कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के बयान को अपनी राजनीतिक संजीवनी की तरह से उपयोग करने की सोच ली है। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को इसका कभी भी फ़ायदा नहीं मिलेगा और भारत का कुपक्ष 2024 में बहुत बुरी तरह से हारने के लिए जा रहा है। ये ऐसा मेरा मानना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने किस तरह से भारत के आर्थिक और राजनीतिक हितों, ज़रूरतों के ऊपर सीधा हमला किया है। नंबर 1, उसने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, पर नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नेता नहीं है, वो एक तानाशाह है। आपने ये बात कांग्रेस के मुंह से कई बार सुनी होगी। नरेंद्र मोदी को तानाशाह कांग्रेस की तरफ से कई बार बोला गया है। उसके बाद में बोला गया है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के कारण हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल की गुजरात बीजेपी में जो खींचतान चल रही थी, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है। उसके बाद में जॉर्ज सोरोस कहता है कि आप दोनों पक्षों से संबंध रखते हैं और रसिया से आप भारी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं और उसको बेचकर बहुत सारा आप मुनाफा कमाते हैं और साथ में आप क्वाड के भी सदस्य हैं। आपने पिछले 2 या 3 साल में कांग्रेस की तरफ से कई बार, मुस्लिमों की तरफ से कई बार, इस सोशलिस्टों, सेक्युलरों, कामपंथियों की तरफ से कई बार सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ने इतना सारा टैक्स कलेक्शन किया है, वो पैसा कहाँ गया है। तो आप देखना कि इसमें और सोरोस के बयान में एकदम समानता है। इसका मतलब ये होता है कि सोरोस राजनैतिक तौर पर भारत के कुपक्ष का एक राजनैतिक सहयोगी है और ये लोग जॉर्ज सोरोस और उसके फंड को और उसके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ को 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह ले जा रहे हैं और वो इसके लिए भी मंजूरी दे रहा है। वो इस स्पीच में कहता है कि किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और विदेशी निवेशकों को और संसद में नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके कारण हमें भारत में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।
तो ये बताता है कि जॉर्ज सोरोस ने इशारा कर दिया है कि 2024 के इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जॉर्ज सोरोस, उसके एनजीओ, उसके द्वारा फंडिंग प्राप्त आतंकी संगठन, साथ में जो सिविल संगठन हैं, वो सभी मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। और ये बात मतदाताओं को अच्छे से समझनी और सोचनी चाहिए। अब बात करता हूँ दूसरे मुद्दे पर कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस और उसके द्वारा फंडिंग प्राप्त जो मोहरे हैं, वो भारत में आर्थिक मंदी का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबको पता है कि भारत जिस तरह से आर्थिक प्रगति कर रहा है और जिस तरह से भारत के जो आर्थिक वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण विदेश की बहुत सारी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ से चीन में बहुत सारी समस्याएं हैं और चीन की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसके कारण कई कंपनियां चीन में से निकलकर भारत में या तो दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर चुकी हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले उनको भारत में व्यापार की संभावना तलाशनी चाहिए, इसलिए कई कंपनियां भारत में आने के लिए तैयारी कर रही हैं। तो ये लोग उस रिवाइवल को रोकने के लिए, भारत के जो आर्थिक उन्नति के जो द्वार खुल रहे हैं उसको रोकने के लिए ये लोग मनगढ़ंत राजनीतिक और हिंसक कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लोगों को बहकाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन कहानियों को मिर्च मसाला लगाकर पिरोसते हैं। यदि आपने देखा होगा कि एप्पल की एक फैक्ट्री में वामपंथी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया था, क्योंकि एप्पल ने चीन से निकलने के बाद में भारत में इन्वेस्टमेंट चालू किया था। उसके बाद में एक और जो इंसिडेंट बनता है, एक नोएडा में इंसिडेंट होता है, पर वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस इंसिडेंट को रोक लिया था। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में यदि निवेश का वातावरण ख़राब करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, बहकाएंगे और लोग जब निवेश करने से कतराने लगेंगे तो भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेकारी भी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी। तो इन तीनों के कारण जो लोग मानसिक तौर पर आक्रामक विचार लेकर घूम रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके ये लोग मोदी को, बीजेपी को और भारत की संप्रभुता का समर्थन करने वाले हिंदुओं को और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदुओं को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर हिंसा करके इस देश से खदेड़ सकते हैं या इस देश से उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। इसलिए ये जो दूसरी पंक्ति है, जॉर्ज सोरोस के जो सैनिक हैं, वो भारत में आर्थिक माहौल बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक और आपराधिक हिंसा को भड़काने के लिए नए नए प्रयास करते रहते हैं। यदि आपने देखा होगा कि अभी भरतपुर में जिस तरह से दो मुस्लिमों को, जो गाय चोरी करने वाले गौ तस्कर थे, उनकी हत्या के नाम पर हिंदुओं को, बजरंग दल को, आरएसएस को टारगेट किया जाने लगा है। एक कॉन्स्पिरेसी पैटर्न है और ये इसी तरह से चलता है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे के ऊपर कि किस तरह से कि जॉर्ज सोरोस और उसके द्वारा फंडिंग प्राप्त जो मोहरे हैं, वो भारत की राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों, महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में किस तरह से रुकावटें डाल सकते हैं। ये हो सकता है कि जिस तरह से हिंडनबर्ग ने एक और फोर्ब्स के नाम से एक रिपोर्ट छापी है जो बताती है कि गौतम अदानी किस तरह से मैनिपुलेट करते थे और उन्होंने $240 मिलियन के शेयर गिरवी रखे हैं और उसके और रशियन बैंकों से कर्ज लिया है और वो डिस्क्लोज नहीं किया है। सामान्य तौर पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो 2 या जो 3 मुद्दों के ऊपर ज़्यादा
प्रकाश डालती है। नंबर एक, अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। नंबर दूसरी चीज़ प्लेज शेयर। नंबर तीसरी चीज़ ओवर लीवरेज। तो हिंडनबर्ग उसी का फ़ायदा उठा रहा है। निवेशकों में ग्रिड एंड फियर फैक्टर काम करता है। यदि आप देखें तो हिंडनबर्ग उसी मॉडल पर काम करता है जिस मॉडल पर ये जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी कैसीनो रॉयल। उसमें भी विलन पहले शॉर्ट सेल करता है, हवाई जहाज़ की लॉन्चिंग में विघ्न खड़ा करने के लिए अपने आदमी को भेजता है। उसको ऐसा लगता है कि यदि ऑपरेशन सफल हो जाता है तो इस कंपनी के जो शेयर जब गिरेंगे तो मुझे इतना मुनाफा होगा। यदि आपको ये समझना है तो ये आप जेम्स बॉन्ड की कैसीनो रॉयल को फिर से देख सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ों को आधार बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं। अब क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? नंबर एक, अदानी को ध्यान में रखकर विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी व्यक्तिगत निवेशक, विदेशी जो पेंशन फंड हैं, विदेशी जो सरकारें हैं या विदेशी हेज फंड मैनेजर अदानी के शेयरों में, अदानी के बॉन्डों में सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं। अदानी के बॉन्डों को डिग्रेड कर सकते हैं। रेटिंग एजेंसियां इस काम में आगे आएंगी या उन पर दबाव बनाया जा सकता है। नंबर तीसरी चीज़, अदानी के बॉन्डों को डीप डिस्काउंट में ले जाने की कोशिश की जाएगी। अदानी के शेयरों को डीप डिस्काउंट में ले जाने की कोशिश होगी। नंबर चौथी चीज़, अदानी के बिजनेस ऑपरेशन में विघ्न खड़े करने के प्रयास किए जाएंगे। ये विघ्न या तो कानूनी तौर पर किए जाएंगे या तो संस्थागत जो एनजीओ हैं या दूसरी एनजीओ हैं जो मानव अधिकार, पर्यावरण के नाम पर या नारी सुरक्षा के नाम पर काम करते हैं या तो लोकतंत्र के नाम पर काम करते हैं या ट्रांसपेरेंसी के या पारदर्शिता के नाम पर काम करते हैं, उन लोगों को काम में लगाया जाएगा और हिंसा या तो कानूनी प्रावधानों के जरिए अदानी के बिजनेस ऑपरेशनों को डिस्टर्ब किया जाएगा। हो सकता है कुछ आतंकवादी हमलों को भी सुनियोजित साजिश के तौर पर अदानी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अब अंदर की बात करते हैं कि किस तरह से राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भारत के खिलाफ किया जा सकता है। नंबर एक, ऐसा भी संभव है या आने वाले दिनों में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि कुछ विदेशी सरकारें जो भारत के या उन विदेशी सरकारों के कुछ सदस्य या नेता या संगठन जो मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि मोदी के खिलाफ कुछ बोलें या कुछ एक्शन लें। विदेशी ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, एडीबी है, आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक हो गया, इन तीनों के ऊपर दबाव बनाया जाए या तो उनकी तरफ से ऐसे बयान जारी करवाए जाएं। वो प्रोपेगेंडा के तौर पर भी जारी करवा सकते हैं या तो फेक न्यूज़ के जरिए भी जारी करवा सकते हैं कि जिनका खंडन आने तक भारत के शेयर बाजार में और राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी उथल पुथल मच सकती है। अब आता है विदेशी रेटिंग एजेंसियों का इस्तेमाल, कि हो सकता है कि विदेशी रेटिंग एजेंसियों को धमकाया जाए, पैसा देकर लालच दिया जाए कि आप भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कीजिए, प्रोजेक्शनों को कम कीजिए, जीडीपी प्रोजेक्शनों को कम कीजिए, या तो मानव अधिकार संगठनों का इस्तेमाल किया जाए कि किस तरह से भारत के कुछ इंडस्ट्री या कुछ औद्योगिक घराने किस तरह से अपने श्रमिकों का नाजायज़ शोषण करते हैं, उनसे अत्यधिक काम कराते हैं और वेतन कम दिया जाता है। ऐसी रिपोर्ट या फेक न्यूज़ फैलाई जा सकती है और उससे उन संस्थाओं को, उन औद्योगिक घरानों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि जिन संस्थाओं ने भारत को ऋण देने के लिए पूरी तैयारी कर ली हो
या तो जिन औद्योगिक घरानों ने विदेशी निवेशकों से या विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए सारी जो प्रक्रियाएं हैं पूरी कर ली हों, वो अचानक कहने लगे या उन पर दबाव बनाया जाए कि आप फिर से रिव्यू कीजिए। इससे क्या होगा कि भारत की सरकार के या भारत के उन प्रोजेक्टों में या भारत के उन औद्योगिक घरानों के बिजनेस प्रोजेक्टों में विलंब होगा और उनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। एक ये चीज़ हो सकती है। अब भारत में धरना प्रदर्शनों का इस्तेमाल आए दिन किया जाता है राजनीतिक अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। तो हो सकता है कि फिर से जिस तरह से CA NRC का प्रदर्शन हुआ, राजनीतिक किसान आंदोलन हुआ, किस तरह से SC ST आंदोलन को हिंसा की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई थी, वो हम सब ने देखा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में या महीनों में भारत में कुछ राजनीतिक धरने प्रदर्शन हों और उनका इस्तेमाल भारत में हिंसा भड़काने के लिए किया जाए। इस तरह से ये लोग भारत को आने वाले समय में आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं और भारत के निवेशकों को, भारत के मतदाताओं को, जो भारत के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी के लिए और भारत को वैश्विक गुरु देखने के लिए वोट करते हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने अभी तक क्या क्या किया। वैसे तो जॉर्ज सोरोस जैसे महाक्रोनी कैपिटलिज्म के महारथी और या तो कहें तो खिलाड़ी सामने से आकर कुछ प्रत्यक्ष तौर पर या सीधे तौर पर कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी इमेज और अपने जो काले कारनामे हैं उन दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। इसलिए वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि स्पेक्टर मूवी में जो जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग की मूवी थी, उसी तरह से काम करते हैं। ये या तो अपने आदमियों को हायर करते हैं, पैसा देते हैं, उनको बिजनेसमैन या समाज सेवक या कुछ और चीज़ें बनाकर प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा सारे काले कारनामे करवाते हैं ताकि जब भी वो पकड़े जाएं तो वो व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने काम किया था, पर वो मुख्य व्यक्ति ना पकड़ा जाए जिसने इस काम को करने के लिए उस व्यक्ति को हायर किया था। इसलिए आपने देखा होगा कि जब 1992 का बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्राइसिस हो या 1997 में थाईलैंड की करेंसी क्राइसिस हो, सोशिएट जनरल बैंक को अवैध तरीके से हाईजैक करने का प्रयास हो, या तो अमेरिका में जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के ब्रेट कैवनॉग, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जज मनोनीत किए गए थे, या राफेल का मुद्दा हो भारत में, वो सभी काम ऐसे ही लोगों के लिए एक मुख्य चुनौती बन के आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि सारे अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते हैं कि किसी देश में राष्ट्रवाद हावी ना हो जाए, उसके लिए ये लोग हर प्रकार के खेल खेलते हैं। अब चीज़ ऐसी है कि इनको राष्ट्रवाद से क्या तकलीफ़ है? सीधी सी चीज़ है कि राष्ट्रवादी सरकार होगी तो इनके इशारे पर कोई भी नियम, कानून या कार्य नहीं करेगी, और ये जब इनके हिसाब से जो कोई नीति, नियम या कानून नहीं बनेंगे या तो कार्य नहीं किए जाएंगे तो इनके आदमियों को काम करने का या पैसा कमाने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसा इनके हाथ में जाता है। तो ये लोग हमेशा टारगेट करते हैं राष्ट्रवादी सरकारों को। यदि आपने देखा होगा गौर से, यदि जिन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के जब चुनाव दूसरे टर्म के लिए वो चुनाव में खड़े हुए थे और जब चुनाव करीब आता गया था तो लास्ट में ब्लैक्स लाइव मैटर और आई कांट ब्रीथ नाम के जो हैशटैग चले थे, एक जो पॉलिटिकल मोमेंट थी, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन हार गए, वरना वो दूसरे टर्म के राष्ट्रपति बनने की पूरी योग्यता और उसके बहुत करीब थे। क्योंकि जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखते हैं, उन लोगों ने देखा था कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस ने
मैक्सिको बॉर्डर के मुद्दे पर अपना व्यू रखा था, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ मुस्लिम देशों के मुस्लिम नागरिकों को प्रतिबंध लगाए थे ताकि वो अमेरिका में ना आ सके। और जॉर्ज सोरोस और उसके दूसरे राजनीतिक साथियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इन दोनों घटनाक्रमों का, इन दोनों कानूनों का विरोध किया था। और ये इतने प्रभावशाली हैं कि सरकारों को अनस्टेबल कर देते हैं। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि डरा कर, धमका कर, लालच का इस्तेमाल करके या ब्लैकमेलिंग के भी जरिए राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीशों को, जजों को या विपक्ष को या सत्ताधारी पक्ष को, किसी को भी ये लोग अपने हित में फैसला लेने के लिए तैयार कर देते हैं, खुद के हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। यदि आपने देखा होगा, भारत में कई ऐसे अपराध हुए हैं जिसमें मुस्लिमों को तुरंत बेल दे दी जाती है। सीए और एनआरसी के जो दंगे हुए थे भारत में, उसमें 56 हिंदुओं की हत्या करने वाले ज़्यादातर मुस्लिमों को सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल दे दी गई। पर ऐसे ही किस्से में हिंदुओं की बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह रिजेक्ट की जाती है। ये एक महाक्रॉनी कैपिटलिज्म का प्रभाव बताता है। ये लोग न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, कार्यपालिका को करते हैं, न्याय व्यवस्था को करते हैं, अलग अलग एनजीओ बनाकर या मानवाधिकार, पर्यावरण जैसे मुद्दों को हवा देकर अपने जो पॉलिसी है, अपने जो फ़ायदे हैं, उनके हिसाब से काम करवाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी तमिलनाडु में स्टरलाइट के जो प्रोजेक्ट था उसका विरोध करने पहुंच गया था। उसके बाद में भारत नेट इंपोर्टर बना कॉपर का, जो कॉपर ऑक्साइड होता है, कच्चा रॉ कॉपर होता है, उसका नेट इंपोर्टर बना था। और आपने यदि देखा होगा कि सीए के बाद में एक राजनीतिक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सामान्य आदमियों, सामान्य जो नागरिक होते हैं, उनकी रोजी रोटी और सामान्य दिनचर्या को प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक किसान थे, उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट तक आ गया था। पर उन हजारों और लाखों नागरिकों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। उन इंडस्ट्रीज़ के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। जो सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः कहती है कि रोजी रोटी कमाने को एक मौलिक अधिकार माना जाता है, पर जब राजनीतिक किसान आंदोलन हुआ और उसके कारण वहाँ की इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ और अंत में लाल किले के ऊपर पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। ये बताता है कि जॉर्ज सोरोस जैसे महाक्रॉनिक कैपिटलिस्ट किस तरह से भारत के कुपक्ष को, किस तरह से भारत के मुस्लिम नेताओं को, किस तरह से भारत में काम करने वाले एनजीओ को अपने इशारे पर नचाते हैं। सिर्फ इनकी एक ही ताकत है, डॉलर। और ये डॉलर का इस्तेमाल करते हैं और भारत में, विदेश में या कहीं पर भी, यहाँ तक कि यूएन में, यदि आपने देखा होगा एक प्रोग्राम हुआ था डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुइज्म अथवा तो डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व, ये प्रोग्राम हुआ था जो डायरेक्ट कॉल था हिंदुओं के सामूहिक जनसंहार का। यूएन ने कुछ बोला? नहीं बोला। किसी मानवाधिकारवादी संगठन ने बोला? नहीं बोला। किसी सरकार ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। जहाँ पर हुआ था वो अमेरिका था, और अमेरिका में कई एनजीओ ने, कई संस्थाओं ने, कई एजुकेटिव संस्थाओं ने जो यूनिवर्सिटियाँ चलाती हैं बड़ी बड़ी, कई लोग जो बड़े बड़े अखबारों में मानव अधिकार, अपराध के विरोध में लेख लिखते हैं, उन्होंने जब डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व का जब कार्यक्रम हुआ, उसके ऊपर चर्चा हुई, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ये बताता है कि भारत और विश्व में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है, और यदि इसमें भारत सरकार
कुछ नहीं करती है तो हमें कुछ करना पड़ेगा और हमारे पास में सिर्फ एक ही मौका आता है 5 साल में केंद्र में सरकार चुनने का और हर 5 साल में राज्यों में सरकार चुनने का। In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by